नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या में श्री रामलला के करेंगे दर्शन। शाम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। राजधानी दिल्ली में नहीं टला बाढ़ का खतरा, जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी। राजनीतिक उथल पुथल के बीच थाईलैंड की संसद आज चुनेगी नया प्रधानमंत्री। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भागे। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से दे शिकस्त। टूर्नामेंट में आज है रेस्ट डे। अगला मुकाबला शनिवार को चीन से। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेंगी। इनमें 45 शिक्षकों का चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है, जबकि 21 शिक्षकों का चयन उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ये दिन महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का प्रतीक है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे भारत के दौरे पर हैं। टोब्गे आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद भूटान के पीएम दिल्ली आएंगे। वे दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नवसारी, वलसाड़ और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अमरेली, बोटाब, भावनगर और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन गुजरात में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में अब बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक और केरल में बारिश से राहत मिलेगी। और राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया है। हालांकि यह भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रहा है। दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है।
राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर थम सकता है। और यूपीएससी की प्रतिभा सेतु डिजिटल पोर्टल उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका साबित हो रहा है जो बेहद काबिल हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं है, लेकिन मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। प्रतिभा सेतु एक अनोखा डिजिटल मंच है जिसका मकसद मेहनती लेकिन अंतिम चयन से चूक गए उम्मीदवारों के लिए दूसरा मौका उपलब्ध कराना है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में यूपीएससी की एक बड़ी पहल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि अब यूपीएससी परीक्षा देने वाले काबिल लेकिन अंतिम चयन से चूक गए अभ्यर्थियों को भी मिलेगा सुनहरे करियर का एक नया मौका। ये अवसर मिलेगा उन्हें प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। प्रतिभा सेतु यानी प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स यूपीएससी का एक अनोखा डिजिटल मंच है। इसका मकसद है मेहनती लेकिन अंतिम चयन से चूक गए उम्मीदवारों के लिए दूसरा मौका उपलब्ध कराना। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। इस पहल का मकसद है उन मेधावी उम्मीदवारों को दूसरी अच्छी और बड़ी नौकरी के लिए एक और मौका देना जो यूपीएससी की कठिन परीक्षा की सभी चरणों को पार करने के बावजूद अंतिम मेरिट में नहीं आ सके। ये केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों को यूपीएससी परीक्षाओं के गैर सिफारिश प्राप्त लेकिन योग्य उम्मीदवारों से जोड़ता है। चयन करने वाले संगठन एक आसान डैशबोर्ड के जरिए उम्मीदवारों के बायोडेटा को देख सकते हैं, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनका चयन कर सकते हैं। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। फिलहाल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीडीएस, मेडिकल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज सहित कई यूपीएससी परीक्षाओं के 10,000 से अधिक उम्मीदवारों की प्रोफाइल उपलब्ध है। प्रतिभा सेतु की यह पहल न केवल संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी, बल्कि मेहनती और योग्य युवाओं को अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने का पुल भी प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात बदलते बिहार की करते हैं। बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलाव से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। इस खास सीरीज में आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही श्रमिकों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं जो अपने घर वापस आकर बेहद खुश हैं। बिहार में तीव्र गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रोजगार की असीम संभावनाओं को राज्य में जन्म दिया है। अब यहाँ पलायन शब्द की जगह रिवर्स माइग्रेशन ने ले लिया है। तो आइए देखते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। बिहार से माइग्रेशन की बात अब अतीत का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन आज की हकीकत का हिस्सा है। 2 दशक से ज्यादा दिल्ली में और चेन्नई में 1 दशक तक काम करके बिहार लौटे मोतिहारी के मोहम्मद सगीर आलम बताते हैं, जब मुझे ये पता चला कि बिहार में ही कारखाना कंपनी लग गया है, खुल गया है, तो ये बात सुन के मैं यहाँ आया तो मेरा जॉब लग गया और मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ। एज ए फ्लोर इंचार्ज हूँ और मैं अपने यहाँ बिहार गवर्नमेंट सरकार को मैं बहुत
धन्यवाद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बिहार में ही रह के, जो कभी आज तक ये मैं सोचा भी नहीं था कि बिहार में ही मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। सो यहाँ पे पूरा हो गया, मेरा सपना जैसा लग रहा है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया और मैं बहुत इससे अब खुश हूँ। गुरुग्राम से बिहार लौटी अनीता देवी। मेरा घर वाले को देहांत हो गया, तब से मैं यहाँ रहने लगी और यहाँ अपना काम करके अपने बाल बच्चे को, घर वाले को अपना चलाती हूँ घर। और मेरा 2 लड़का है और हम हैं 3 लोग हैं। हम लोग नज़दीक में रहती हूँ, अपना घर पे भी दिन भर काम करती हूँ और घर पे भी चली जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत परेशानी था, किराया के रूम में रहना पड़ता था और दिक्कत होता था वहाँ रहने में। हमको यहाँ अच्छा है। आरा निवासी पिंटू कुमार साहा की माने तो हमको अदर स्टेट में काम करना जाना पड़ता था और इधर जो है अपना घर पे कंपनी है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर जाने आने में बहुत दिक्कत था। समय पे घर नहीं आते थे, कोई भी ज़रूरी वस्त काम लगता था तो घर पे नहीं आ पाते थे। और यहाँ जो है अपना घर का है, जब मर्जी जब घर पे ही है, घर का काम हो जाता है, अपना कंपनी का काम हो जाता है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के तिरुपुर से बिहार लौटी रीता तांडी का अनुभव उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जब बिहार में आया फैक्ट्री तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पता चला तो हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अभी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे कष्ट इतना था कि बहुत दूर पड़ता था, 3000 किलोमीटर था हम लोगों को जाने के लिए पड़ता था। 3000 किलोमीटर कुछ करना है तो उतना दूर नहीं जा पाते और घर में कुछ असुविधा हो जाता था। कोई अगर बड़े बुजुर्ग का डेथ हो गया, माँ बाप का तबीयत खराब हो गया तो हम लोगों को वो जल्दी आ नहीं पाते थे इतने दूर से। अभी हमारा गांव में हुआ है, बिहार में हुआ है, घर के पास में, तो हम लोगों को सब चीज़ का सुविधा हो गया है। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। कल फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज़। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम के पावन अवसर पर मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नई फसल की खुशी में मनाया जाने वाला ओणम का त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। ये त्योहार हमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से परे एकता, सहयोग और सद्भाव के महत्व की याद दिलाता है। ये त्योहार हमारे किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। इस अवसर पर आइए हम अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी। मिलादुन नबी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं। उन्होंने अपने संदेश में आगे कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया। ये त्योहार हमें उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने और समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। इस पावन अवसर पर आइए हम पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से प्रेरणा लें और प्रेम और भाईचारे की भावना का प्रयास करें। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। दादू हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार
चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रही है और आपको बता दें कि ये मतदान उस समय हो रहा है जब थक्सिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भाग गए। उनके परिवार की पार्टी फ्यू थाई इस वक्त गहरे अंतर्कलह से जूझ रही है। थक्सिन जो पिछले 2 दशकों से थाईलैंड की सत्ता संघर्ष की केंद्रीय शख्सियत रहे हैं, उनके अचानक देश छोड़ने से सत्ता संतुलन पर बड़ा असर पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि शिनावात्रा की फ्यू थाई पार्टी अभी भी कार्यवाहक सरकार के तौर पर सत्ता संभाले हुए है। फ्यू थाई पार्टी ने राजघराने से विधानमंडल और मतदान की प्रक्रिया को भंग करने की सिफारिश भी की थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। पार्टी में चल रही उठापटक के बीच थक्सिन की गैर मौजूदगी में पार्टी के भीतर अस्थिरता और संसद में प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि विश्लेषकों का कहना है कि थाईलैंड की राजनीति एक बार फिर पुराने पैटर्न की ओर लौट रही है, जहां थक्सिन समर्थक ताकतों और पारंपरिक रूढ़िवादी धड़े के बीच संघर्ष और तेज हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी ऑटोमोबाइल आयात और अन्य उत्पादों पर जुलाई में घोषित कम टैरिफ को लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। बताया गया कि इस समझौते के तहत जापान से आने वाले लगभग सभी सामानों पर अमेरिका में 15% आधारभूत टैरिफ लागू किया जाएगा। साथ ही जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने पर सहमति दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की है कि अमेरिका ने इक्वाडोर के 2 कुख्यात गिरोहों लॉस लोबोस और लॉस चोरेरोस को विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर लिया है। यह कदम ट्रंप प्रशासन की ओर से ड्रग कार्टेल्स और आपराधिक गिरोहों पर सख्ती की नई कड़ी माना जा रहा है। रूबियो इक्वाडोर की राजधानी क्योटो पहुंचे, जहां उन्होंने नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका और इक्वाडोर की सरकारों को इन गिरोहों पर मिलकर कार्रवाई करने के कई विकल्प देगा, जिनमें इनके नेताओं को मार गिराना, अमेरिका में इनकी संपत्तियों और बैंक खातों पर कार्यवाही करना और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनोज वाजपेयी एक नए अवतार में नजर आएंगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज की फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे 5 सितंबर को OTT पर रिलीज हो रही है। सच्ची घटना पर बनी क्राइम थ्रिलर में मनोज एक कुख्यात अपराधी को पकड़ते हुए नजर आएंगे। संवाददाता जय सिन्हा ने अभिनेता मनोज वाजपेयी से खास बातचीत की। स्पेशल में हमारे साथ हैं इस वक्त मनोज वाजपेयी, जो एक बार फिर अपने नए अवतार में आ रहे हैं। मनोज, एक बार फिर पुलिस के किरदार में, लेकिन इस बार असल जिंदगी के किरदार को आप पर्दे पे ला रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है और पूरा नाम थोड़ा बताइए। इंस्पेक्टर झेंडे, झ से झंडा, बोलिए झंडा, झंडा, झेंडे, झेंडे, बस हो गया। पर काफी पूरा नाम है इसमें, मतलब क्योंकि ट्रेलर में एक सीन है जो भी आपका नाम है, जो भी नहीं, क्या नाम है? हाँ, मधुकर बापूराव झेंडे। तो ये बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे हैं जिन्होंने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा था, और उसके अलावा भी बहुत सारे इनके कारनामे हैं। और सबसे सैड बात यह है कि जिस आदमी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल को 2 बार पकड़ा अपने जीवन काल में, एक 28 साल की उम्र में, एक 49 की उम्र में, उनको बाकी हिंदुस्तान नहीं जानता है। तो ये हमारा एक सलाम है उनको, इंस्पेक्टर झेंडे के रूप में। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है और काफ़ी कॉमिक अंदाज भी है इसमें। किस तरह से आप देखते हैं कि जो आपकी छवि है एक आम आदमी की और एक पुलिस वाले किरदार में तो हमने पहले भी देखा, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग से होकर आएगा। बहुत कम यह पहली बार होगा कि एक पुलिस वाला पूरी शिद्दत के साथ ड्यूटी करेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं तो इस बार OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है फिल्म। काफ़ी खास कहानी है, एक रियल लाइफ हीरो को ये पहचान दिलाने का एक प्रयास है। जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। और बिहार बदल रहा है और बदलाव के इस दौर को खेल से नई गति मिली है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर कई योजनाएं सामने हैं। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुंच रहा है, इस बात को आइए जानते हैं और हमारे संवाददाता गौरव कुमार की राजगीर से ये खास रिपोर्ट देखते हैं।
एक समय था जब बिहार राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कहीं नजर भी नहीं आता था, लेकिन 2022 में गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में 2 पदक आए तो गोवा में राष्ट्रीय खेलों में 7 और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में बिहार ने कुल 12 मेडल जीते। बिहार ने राष्ट्रीय खेलों में अपने पदक तालिका में लगातार सुधार किया है और अब 21वें स्थान पर है। लेकिन सुधार की ये कड़ियां एकाएक नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और सरकारी स्तर पर मिले प्रोत्साहन का नतीजा रही। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिहार सरकार खिलाड़ियों के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना लंबे समय से चला रही है, जिसके तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दी जा रही है, जिसका असर ग्रामीण स्तर पर भी देखा जा रहा है। मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ, मैं गटका खेलती हूँ और भी बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ। अर्नेस, कराटे, फ्लाइंग किक, बुसू और कुंफू वगैरह मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ, जिसमें मेरा अभी खेलो इंडिया जो हुआ था बिहार में, उसमें मैं गटका गेम में सिल्वर मेडल लाई हूँ। और मुझे बिहार गवर्नमेंट की ओर से नौकरी का भी, जॉब का भी प्रपोजल आया था, तो उसमें मैंने किया, लेकिन मेरी अभी उतनी एज या क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो मैं और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे एजुकेशन करना चाहती हूँ। मुझे मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत क्लर्क पद पर नौकरी मिली, जिस कारण मैं बिहार सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिहार में अभी 3 योजना काफ़ी मुख्य रूप से चल रही है, जिसमें पहला है प्रेरणा, दूसरा है सक्षम और तीसरा है उड़ान, जिसमें खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं जड़ से खेल और खिलाड़ी को मजबूती मिले, इसके लिए प्रेरणा, सक्षम और उड़ान जैसी खेल छात्रवृत्ति योजनाएं युवा प्रतिभाओं को समर्थन दे रही हैं। बड़े स्टेडियम के बजाय मनरेगा के सहयोग से हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। 6,800 खेल मैदान एक क्षण में एक क्लिक से सबका शिलान्यास करा दिया। आज 4,500 से ज्यादा खेल मैदान बनके तैयार है। बच्चे वहां एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब तक गांव के बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, अगर उसको प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलेगा, खेल के क्षेत्र में बढ़ावा तभी मिल रहा है और भी बेहतर तरीके से बढ़ावा मिलेगा तो हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे जाएंगे। एक बात तो तय है कि सरकार ने खेलों में दीर्घकालिक सफलता के लिए राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खेल प्रोत्साहन नीतियों के भी हाथ मजबूत किए हैं और इसी का नतीजा है कि अब बिहार नए सिरे से खेलों में अपनी जड़ों को जमा रहा है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में खेल का अपना एक अलग योगदान होता है और इसमें भी सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो ग्रामीण स्तर का विकास होता है। बिहार में आकर के इस बात को हमने अच्छे तरीके से जाना भी और समझा भी कि किस तरह से जो भी खेल को लेकर के सरकारी योजनाएं हैं वो आम जनों तक न केवल पहुंच रही हैं बल्कि लाभार्थियों को बड़ी संख्या में इसका फायदा भी मिल रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया। भारत ने मलेशिया के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की। हालांकि भारत को शुरुआत अच्छी नहीं मिली और मैच शुरू होने के चंद मिनट में ही मलेशिया ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने जवाबी हमला जरूर किया लेकिन टीम को कामयाबी नहीं मिली। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 से खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत को मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में मनप्रीत सिंह ने बदला और स्कोर लाइन को 1-1 कर दिया। इस गोल से उत्साहित टीम इंडिया ने जल्द ही दूसरा गोल किया जिसे सुखजीत ने किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले भारत ने एक और गोल दागा और मैच में 3-1 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में भारत को एक और कामयाबी मिली और बढ़त को 4-1 कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मैच को 4-1 से अपने नाम किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार। जिंदगी